आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4 एंड चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हमारे कोड टॉपिक्स क्या हैं ज़रा देख लीजिए। कोशिश करेंगे मैक्सिमम कंप्लीट करने की, कुछ रह जाएगा और देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है बेटा सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसकी रहेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रहेगी। ठीक है, फिर कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे, आइडेंटिटीज़ आएंगी, और फिर बाद में बेटा मॉड्यूलस देखेंगे और कॉन्जुगेट देखेंगे। ये हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से बेटा ज़रा एक बात बताइए मुझे, कई सारी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाली थी 10th क्लास में जिनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इनके बेटा रूट्स कब एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब बेटा इनका डिस्क्रिमिनेंट मतलब के d जिसकी वैल्यू होती थी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए बेटा, लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्लस में है बेटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप मुझे ये बताइए, क्या कोई दुनिया में ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किया जाए और आंसर क्या आ जाए बेटा, -1? बताइए, नहीं हो सकता ना। तो बेटा अगर मैं इस स्क्वायर को उधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस में। तो बेटा ऐसा दुनिया में एक्चुअल में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर ऐसा हो तब उसकी कैसी कैलकुलेशन होगी, तब हम बेटा बात करेंगे। और ऐसे नंबर्स में जिनका स्क्वायर बेटा क्या आ जाए, -2 आ जाए, जिसका स्क्वायर बेटा क्या आ जाए, -3 आ जाए, तो बेटा स्क्वायर हटाओ, उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। बेसिकली जब अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जब आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिखाए गए होंगे 9th-10th क्लास में, तो आपको रैशनल, इरैशनल सब सिखाए होंगे, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं सिखाया गया होगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स को बेटा हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0। हम निकालते थे ना टाइप्स ऑफ जीरोज, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जब निकालते थे, फिर हम देते 2 इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती थी बेटा, लेस देन 0। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब जरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात बेटा याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, z से तो इंटीजर्स को डिनोट किया था, लेकिन बेटा वो सारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स थे। यहाँ पर हम एक इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट किया जाता है, जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर सब सीखे ना, वैसे उसके अकॉर्डिंग बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेटा हमेशा ax प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। अब ये आयोटा कौन सी बला आ गया, ज़रा सुनिए, इधर देख लो ज़रा, x की वैल्यू √-1, ये भी आया था हमारा। तो बेटा ये जो √- में -1 वैल्यू है, इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, आयोटा से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये बड़ी डरावनी सी वैल्यू है। इसका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हमने एक सिंबल दे दिया और उसका नाम क्या है बेटा, आयोटा। क्या है बेटा, आयोटा। समझ में आ गई बात है नहीं। ये आयोटा बेटा ऐसे नहीं बनाया जाएगा, ये कैसे बनाया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, ऊपर से लाइन लाए और हल्की सी ऐसे बेंड कर दी। ठीक है, अब बेटा ज़रा देखिए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, यहां पर बेटा 2 पार्ट्स हैं जिसके साथ में आयोटा लगा रहेगा, इसको बेटा हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा, इमेजिनरी पार्ट। और जो बेटा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा रहेगा वो क्या होगा, रियल पार्ट। समझ में आ गई बात है नहीं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया 3 +
4 आयोटा। अब ये आयोटा पहले लगाओ या बाद में लगाओ उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये बेटा एक आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, जैसे अभी हमने पीछे देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसी तरीके से ये बेटा क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बेटा वो आपसे पूछेंगे रियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रियल वैल्यू मतलब रियल पार्ट बेटा यहाँ पे क्या है 3। वो आपसे पूछेंगे बेटा क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 4, आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा 4 लिखेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? तो जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, क्लियर हो गई बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा। अब बेटा हम इसका देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अलजेब्रा का बेटा मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसकी देखने वाले हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देखने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बेटा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए बेटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं Z1 से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं Z2 से डिनोट करूँगा, ठीक है। पहला बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको A1 प्लस आयोटा B1, और जो दूसरा है बेटा A2 प्लस आयोटा B2। पहली इक्वेशन है तो 1 1 1 से डिनोट कर दिया, सेकेंड इक्वेशन है तो 2 2 2 से डिनोट कर दिया। बेटा इनकी एडिशन कैसे होगी जरा देखिए, इनकी एडिशन मतलब Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू बेटा कितनी है जरा देखिए, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 की बेटा क्या वैल्यू है, A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस A2, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो ये दोनों आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे, मतलब आयोटा B1 आयोटा B2। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या आपको, यहाँ पर आयोटा कॉमन है, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या आ गया, A1 प्लस A2। यहाँ से बेटा आयोटा कॉमन आ सकता है तो आयोटा ले लीजिए कॉमन, क्या बचा B1 प्लस B2। तो ये है बेटा एडिशन ऑफ 2 अलजेब्रा। तो बेसिकली इससे हमें क्या आउटपुट मिला कि अगर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो रियल पार्ट को बेटा रियल पार्ट में ऐड कर दीजिए, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दीजिए, ठीक है, और साथ में क्या लगा दीजिए आयोटा। समझ में आ गई बातें नहीं? एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि मैंने बेटा पहला नंबर लिया 3 प्लस आयोटा 4 या 4 आयोटा जो भी लिखना चाहे, 5 प्लस आयोटा 7। वैसे मेनली आपको बेटा पहले लिखा हुआ मिलेगा बट इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, 4 आयोटा और 7 आयोटा। आपको इन दोनों के बेटा क्या करनी है, एडिशन करनी है। कैसे करोगे, दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर दीजिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दीजिए, ये हो गई बेटा इनकी एडिशन। बताइए कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। अच्छा कुछ लॉज हैं बेटा एडिशन के केस में, कुछ लॉज हैं। पहला लॉ क्या है बेटा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है पता है आपको, जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बेटा ऐड करोगे तो आंसर हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ऐसा नहीं कि रियल नंबर आ जाए, ठीक है। कभी भी आप ऐड करके देख लीजिए। अभी देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Z1 अभी हमने लिया था 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 लिया था हमने 5 प्लस 7 आयोटा। तो जब मैंने इनको ऐड किया था तो क्या आया था 8 प्लस 11 आयोटा। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें आयोटा लगा हुआ है तो ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोजर लॉ, ठीक है। दूसरा है बेटा क्या आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बेटा क्या होता है, अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं या बेटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं, आंसर पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने देखा है 2 प्लस 3 कितना होता है बेटा 5, और 3 प्लस 2 भी कितना होता है 5। तो बेटा नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्लोजर कॉम्यूटेटिव होते हैं। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होते हैं बेटा
कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्या एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है? हाँ जी, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है या क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा देखिए, एसोशिएटिव। एसोशिएटिव लॉ बेटा क्या कहता है? अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2 एंड Z3, तो इनकी एडिशन बेटा किसी भी ऑर्डर में की जा सकती है। किसी भी ऑर्डर में जाने का मतलब आप क्या कीजिए, फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लीजिए, बाद में थर्ड ऐड कीजिए, या फिर बेटा सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर दीजिए, बाद में फर्स्ट को ऐड कीजिए। बेटा एडिशन पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं, और इसी लॉ को हम बेटा क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्लियर हो रही बात है? नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप मुझे ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि आंसर पे कुछ भी फर्क ना पड़े। हाँ जी बताओ ज़रा, कोई भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर पे कुछ भी फर्क ना पड़े? बेटा 0। या फिर बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड कर दूं, तब भी आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करो या 0 में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, आंसर पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसी को बेटा, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जरा देखिए, यहां पर बेटा रियल पार्ट भी क्या होगा? 0, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या रहेगा बेटा? 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इसमें ऐड करोगे तो आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा ध्यान कहाँ है आपका? कहाँ है उदास हो भैया? कभी हंस भी लिया करो। हाँ पूछो, इससे रिलेटेड है तो पूछना। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, वही तो मैंने शुरू में सबसे पहले वही एग्जांपल लिया। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं दुनिया में, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बेटा आप मुझे ये बताइए कि मैंने एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है a प्लस आयोटा b, मैं एक और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं जिसमें बेटा a भी क्या हो? नेगेटिव, और b भी क्या हो? नेगेटिव। तो बेटा क्या यहां से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं? जब आप माइनस कॉमन लोगे तो बेटा क्या होगा? a प्लस आयोटा b आएगा या नहीं आएगा? और ये तो बेटा क्या है? ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है बेटा? ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये एक्चुअली किसके इक्वल है? माइनस ऑफ दिस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया जाए तो बेटा क्या आता है? 0 आता है। या बेटा किसी भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका पॉजिटिव ऐड कर दिया जाए तब भी क्या आता है? 0। तो बेटा z का एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा? -z, उसका नेगेटिव। समझ में आ गई बात? यानी किसी एग्जाम्पल की जरूरत हो तो बता सकते हो, सर इसका एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, बस चीजें माइंड में आपको रखनी है। अब बेटा हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस का मतलब होता है बेटा माइनस करके देखना। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा? पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4 आयोटा, और दूसरा बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 7 आयोटा, और उन्होंने कहा भाई इन दोनों का आप क्या बताइए? माइनस करके बताइए। तो बेटा पहले ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा माइनस 2 + 7 आयोटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बेटा ध्यान दो, इधर नया टॉपिक है, कोई भी चीज़ माइंड से निकलनी नहीं चाहिए। ओपन कीजिए बेटा इस ब्रैकेट को, 3 + 4 आयोटा माइनस 2 - 7 आयोटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया है कि रियल पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बेटा z1 - z2 इज इक्वल टू व्हाट? 1 - 3 आयोटा। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से बेटा आप डिफरेंस निकालते हैं। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ज़रा ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे आप। बेटा z1 मैंने ले लिया क्या? a1 + आयोटा b1, और z2 बेटा मैंने क्या ले लिया? a2 + आयोटा b2। जैसे ये नंबर्स लिए थे अब मैंने इसकी फॉर्म में ले लिए। कोई दिक्कत?
अब बेटा इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, Z1 माइनस Z2। तो बेटा रियल पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आयोटा यहाँ पे क्या किया जा सकता है बेटा, कॉमन लिया जा सकता है, और क्या बचेगा B1 माइनस B2। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है इसमें कि ये कैसे आ गया भाई, तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो रही बात या नहीं आपको, पक्का? इस तरीके से रियल पार्ट में रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, डोंट फॉरगेट टू पुट आयोटा देयर, ठीक है। अच्छा ये भाई कॉम्यूटेटिव लॉ जरा देख लो, सॉरी कौन सा लॉ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बेटा नेक्स्ट पे देखेंगे। डिफरेंस में बेटा ये आपको पता ही है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, एसोसिएटिव नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होते। क्यों नहीं होते, एग्जाम्पल दूं क्या भाई, इधर देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं भाई। 2 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस 5, क्योंकि ये वाला नंबर बेटा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर आप इसको उल्टा करके ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आंसर सेम नहीं आएगा। एडिशन के केस में ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, लेकिन बेटा सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब एक सेकंड के लिए बेटा नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन जरा देखिए। मैंने क्या किया, पहला बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 विच इज A1 प्लस आयोटा B1, एंड दूसरा बेटा मैंने लिया A2 प्लस आयोटा B2। किसी बच्चे कोई दिक्कत? मुझे इन दोनों को बेटा क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कैसे होगा, पहला नंबर बेटा क्या है A1 प्लस आयोटा B1 इनटू दूसरा नंबर बेटा क्या है A2 प्लस आयोटा B2। किसी बच्चे कोई दिक्कत? अब बेटा आपको मल्टीप्लीकेशन करनी आती है, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, वरना मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। Z1 Z2, A1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में क्या है बेटा प्लस, तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है बेटा आयोटा B1 और साथ में क्या आएगा बेटा A2 प्लस, ठीक है। एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको बेटा अभी कराता हूँ मैं। एक बात बताओ बेटा, आयोटा की वैल्यू अभी मैंने आपको क्या बताई, अंडर रूट में -1। अगर बेटा मैं आयोटा इंटू आयोटा कर दूं तो बेटा ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी बेटा, और बता आपको पता ही है बेटा √2 इंटू √2 आपको क्या देता था, 2 देता था या नहीं देता था। वैसे ही अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 आपको क्या देगा बेटा -1। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा -1 आएगा, ठीक है। या फिर बेटा आप आयोटा का स्क्वायर करो तब भी आंसर क्या आएगा माइनस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाली है इसलिए मैंने बता दी। अभी हम देखेंगे पूरा टॉपिक पावर ऑफ आयोटा के केस में, ठीक है। आप ज़रा देखिए Z1 Z2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा A1 A2 प्लस इसको इससे करोगे तो A1 B2, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा आयोटा आ गया, और साथ में क्या आएगा A2 B1। इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आयोटा इंटू आयोटा आपको क्या दे देगा -1, और -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा B1 B2। किसी बच्चे कोई दिक्कत? आयोटा इंटू आयोटा क्या आ गया बेटा -1, ठीक है। बचा क्या B1 और B2। आ जाओ Z1 Z2, बेटा ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि आयोटा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया A1 A2 माइनस B1 B2, और फिर बेटा क्या है जरा देखो, इन दोनों में आयोटा है प्लस आयोटा बेटा कॉमन है, क्या बचा A1 B2 प्लस A2 B1। ये है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर बेटा ये आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हो। ज़रा ध्यान दो कितना ईजी है।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर Z1 Z2 आएगा ना, तो A1 A2 फिर माइनस याद रखिए। मल्टीप्लीकेशन में रियल नंबर्स में क्या आता है, रियल पार्ट में क्या आता है बेटा, बीच में माइनस आता है। A1 A2 माइनस B1 B2 सेम है बिल्कुल या नहीं है, पहले A1 A2 फिर B1 B2 प्लस आयोटा आएगा, यहां पर बेटा उल्टा हो जाता है, A1 B2 प्लस A2 B1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब बेटा सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजर। ऑब्वियसली अभी आपने जब मल्टीप्लाई किया टू नंबर्स को तो बेटा आपको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला या नहीं मिला। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। आपने सुना होगा क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा ये क्या होते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन में थे क्या, सब्ट्रैक्शन में हो भी सकता है कि ना हो, क्यों, क्योंकि आयोटा से आयोटा वाला पार्ट कट भी सकता है, समझ गए ना, तो वहां पे कंपलसरी नहीं है। दूसरा बेटा क्या है जरा देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ। बेटा मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी नहीं करेगा। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे नंबर अभी हमने किया है Z1 इंटू Z2 किया ना, आप बेटा घर पे जाकर Z2 इंटू Z1 कर लेना, आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद बेटा एसोसिएटिव। बेटा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए आप, Z1 Z2 और Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। कैसे बेटा, पहले वाले को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाद में बेटा आप क्या कीजिए, फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में थर्ड को। मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी ऑर्डर में पहले कोई भी 2 नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में थर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के केस में आंसर क्या रहने वाला है, सेम। क्या इसके एग्जाम्पल की ज़रूरत है भाई, जैसे हम ऐसे करते थे ना 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको भाई किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई कर लो, करके दिखा देता हूँ मैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा पहले क्या आएगा 12, और अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, बाद में क्या रह जाएगा 4। बेटा 12 2 सा कितना होता है 24, और 6 4 सा भी कितना होता है 24। मल्टीप्लीकेशन में बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा कौन सी होती है, ऐसा ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो बेटा यही सेम नंबर आ जाएगा। तो 1 इज दी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरा देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मुझे नहीं पता, मैंने अभी ऐड किया नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटिव याद करा देना, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव भी कराना है इसका, ठीक है। देखता हूँ मैं, रुक जाओ जरा, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इतना आसान नहीं है। ज़रा देखिए बेटा, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, बताओ ज़रा, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/3 से, 1/3 से करना पड़ेगा, या फिर मैं यूँ कह दूं कि 3 इंटू 3 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब 3 को अगर उसके इनवर्स पावर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा बेटा, z को 1/z से, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर से, या फिर हम ये कह दें z इंटू जेड की पावर -1 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1। सो what is the multiplicative inverse, multiplication of complex number is z raised to power -1, ठीक है। लेकिन ये बेटा इनवर्स कैसे निकालोगे, ये है क्या, इसको बेटा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जो इतना आसान सिंपल सा लग रहा है वो देखो कितना भयंकर हो जाएगा। बेटा z इनवर्स क्या होगा, 1/z। हाँ जी भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नो सर। बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा बी। बेटा 9th क्लास से आपको एक चीज़ सिखाई गई होगी, रैशनलाइजेशन। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को
नहीं छोड़ना चाहिए। और बेटा आयोटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में -1। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में बेटा क्या है? अंडर रूट है। तो यहां पर भी आप डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ोगे, यहां पर भी नहीं छोड़ोगे, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रैशनलाइज करोगे, चाहे सिर्फ 1 आयोटा ही क्यों ना लिखा हुआ। समझ में आ गई बात या नहीं? अब बेटा रैशनलाइजेशन आई होप कि सारे बच्चों को याद होगी। बेटा 1/1 प्लस आयोटा आपको बताया गया था कि बेटा इसी नंबर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस आयोटा बी। बेटा यहाँ पर देखियो ज़रा, आइडेंटिटी लग रही है कौन सी? a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो a माइनस आयोटा बी ओवर यहाँ पर a का स्क्वायर विल बी एज इट इज। देखो आयोटा का जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आ रहा था? -1। और -1 जब यहाँ पर आएगा तो बेटा क्या आ जाएगा? प्लस। बेटा याद रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को अलग लिखा जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग लिखा जाएगा, कभी भी साथ में नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर भी बेटा अलग करने का तरीका क्या है ज़रा देख लीजिए। बेटा ये डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दो। तो बेटा किसी भी नंबर का अगर आपको इन्वर्स करना है तो आप क्या कीजिए? a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b ओवर आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला याद रखना किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए, वरना आपको हर बार इतनी लंबी बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहते। चीज़ें नहीं हैं बेटा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। 10th क्लास में सारी वो चीज़ें आ रही थी जो आपने आज तक पढ़ी थी, अब वो चीज़ें आ रही जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं, तो आपको लिख लिख कर बेटा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाना है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन बचाना चाहते हो तो फॉर्मूला याद कर लो, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा कैलकुलेशन आपको करा दी गई है, कैसे करनी है वो आप बताएंगे। देखो एग्जाम्पल देखिए ज़रा, जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 + 2 आयोटा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ a की वैल्यू तो बेटा कितनी है? 3, और b की वैल्यू कितनी है? 2। क्वेश्चन ये भी आ सकता है a और b की वैल्यू बताइए, या रियल पार्ट बताइए और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो a की वैल्यू बेटा 3 और b की वैल्यू 2 है। इसका बेटा मुझे क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इनवर्स। कैसे निकलेगा? a ऊपर लिख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। फॉर्मूला देखो ना सामने, a की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी मतलब 3 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा बेटा? आयोटा, और b की वैल्यू कितनी है बेटा? ज़रा देखिए 2। नीचे क्या आएगा बेटा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, आंसर बहुत आसान है। इधर देखिए ज़रा, 3 ओवर 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या है बेटा? 4। आंसर कितना आ गया? 13 माइनस यहाँ पर 2 आयोटा ओवर 13। बस इतना आसान है बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये है बेटा इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। वो आपको क्वेश्चन दे देंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, तो बेटा फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा फिर रैशनलाइजेशन याद रखना। समझ में आ गई बात या नहीं? आगे बढ़े। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आई होप के सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छे से याद है। मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z और यहाँ पे लिया z2 + z3, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा ये एडिशन में भी एप्लीकेबल है और सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है, अनटिल एंड अनलेस इसका ऑर्डर चेंज ना किया जाए। ऐसा नहीं कि इसको उल्टा चेंज करके लिख दिया। अगर ऑर्डर सेम है तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और अगर माइनस है तो अच्छा 3 है बेटा यहाँ पे z3। बताइए कोई दिक्कत? और इसका बेटा दूसरा क्या था, और कौन सा था? कोई बचा? ठीक है, यही एक से ही काम चल जाएगा, और तो कुछ है नहीं, है ना। वो दूसरा एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो। ये बेटा आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्चुअली दो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
मल्टीप्लिकेशन तो है ही, मल्टीप्लिकेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैंने दोनों साथ में लिख दिए हैं, ठीक है, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। अगर बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दोगे, अगर बीच में माइनस है तो फिर माइनस का साइन लगा दोगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये आगे बढ़ते हैं बेटा और निकालते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी आपको क्या करनी है, डिवीजन निकालनी है। ज़रा देखिए, मान लीजिए बेटा Z1 क्या है, A1 आयोटा B1, और दूसरा बेटा क्या है, दूसरा क्या है बेटा A2 प्लस आयोटा B2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इनकी बेटा हमें क्या निकालनी है, डिवीजन निकालनी है, ठीक है। आपको बहुत टफ लग रहा होगा ना भाई, इसको इससे डिवाइड करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। देखो ज़रा, सुनिए ज़रा, Z1 ओवर Z2 ऐसे तो डिवाइड करोगे, और ये एक्चुअली क्या है, Z1 इंटू Z12 का इनवर्स, और इनवर्स हमने सीख लिया है। देखो ज़रा, ये तो आ गया बिल्कुल एज इट इज, और यहां पर बेटा क्या लग जाएगा, फॉर्मूला। अभी तो हमने सीखा था A2 ओवर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, फिर बेटा बीच में क्या था, माइनस, फिर B2 आयोटा ओवर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का। ये है बेटा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ गई बात है नहीं? तो ये तो बेटा बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, और इसका इन्वर्स का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो ये बेटा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप ऐसे याद रखेंगे, और अगर बेटा आपको याद नहीं है फिर आपको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात है नहीं? यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्लोजर भी नहीं रहेगा, ज़रूरी नहीं क्लोजर हो, क्योंकि अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए तो वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होंगे, और एसोसिएटिव वगैरह वो सब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बेटा हम देखेंगे पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। पावर ऑफ आयोटा का बेटा बहुत बड़ा रोल है इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो ज़रा, सबसे पहले बेटा शुरुआत करते हैं आयोटा की पावर 1, इसकी वैल्यू तो हमने देख ही ली, -1। आयोटा की पावर 2 का बेटा क्या मतलब है, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा का मतलब है बेटा -1 इंटू अंडर रूट -1 विच इज -1। अगर आयोटा की पावर बेटा 3 है तो क्या मैं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ? हाँ जी, ब्रेक करके, कोई दिक्कत? बेटा आयोटा का स्क्वायर अब हम निकाल चुके हैं, और इसका मतलब आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस आयोटा। और हमें दोबारा से रूट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आयोटा लगाया ही इसीलिए है कि हमें रूट में ना लिखना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर बेटा आयोटा की पावर क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमें पता है -1, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है -1, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1। अब ज़रा देखिए, ये वैल्यूज़ हर बार क्या आई हैं, अलग अलग आई हैं। बेटा पहले क्या आया, बेसिकली आयोटा ही आ गया, फिर क्या आया, -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1 आया। अब देखिए ज़रा, आयोटा की पावर 5, इसको बेटा कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 का मतलब बेटा हमें ऑलरेडी पता है, आंसर क्या आएगा बेटा, आयोटा। अब रिपीट होनी शुरू हो गई, देख लो जल्दी। आयोटा की पावर बेटा 6 कैसे लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4 का मतलब बेटा 1 होता है, और आयोटा की पावर 2 का मतलब बेटा क्या है, -1। आंसर क्या आएगा बेटा, -1। अब बेटा वैल्यूज देखो दोबारा से, आयोटा -1, फिर माइनस आयोटा, फिर अगर बेटा आयोटा की पावर उन्होंने दे दी 24, अब क्या करोगे, क्या ऐसे ही करते रहोगे, परेशान हो जाओगे ना। तो बेटा सिंपली आप क्या करेंगे, ज़रा देखिए, आपको ये जो पावर दी हुई है इसको 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से। 4 से बेटा डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 6 24। आंसर क्या आएगा बेटा, 0। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो बेटा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेटा इफ, फर्स्ट पार्ट जरा देखो, ऑन डिवाइडिंग
ऑन डिवाइडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा बाय 4 से डिवाइड करने के बाद बेटा क्या होगा, अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए इज 0 तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आयोटा, सॉरी 1, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, आंसर बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा 1 आ जाए तो बेटा आंसर क्या आ जाता है, अगर रिमाइंडर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखो जरा, पावर क्या है 5 तो आंसर क्या आएगा बेटा आयोटा। अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर इज 2 तो बेटा आंसर क्या आएगा -1। अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए रिमाइंडर इज 3 तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। अगर रिमाइंडर 4 आ जाए बेटा तो, हाँ जी रिमाइंडर 4 आ जाए तो क्या आएगा, अरे 4 आ ही नहीं सकता बेटा, डिवाइड ही किससे कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 4 से कम रहेगा, 0 रहेगा या 4 से कम रहेगा, रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं आ सकता क्योंकि फिर तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जो भी आपको पावर दी हुई है उसको डिवाइड कीजिए 4 से और आपका आंसर आ जाएगा। ज़रा देखिए, जैसे कि मैंने दे दिया आयोटा की पावर 32, अब कंफ्यूज क्या करें बेटा, कुछ नहीं, पावर को डिवाइड कर लीजिए किससे 4 से, कितना आ जाएगा बेटा 4 8 जा 32 आ गया, रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 0, आंसर क्या होगा 1। अगर बेटा कोई आपसे पूछे 47 लिखी हुई है आयोटा की पावर, तो बेटा कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर लो किससे 4 से, कितना आ जाएगा बेटा 4 12 जा नहीं 4 3 11 जा 11 जा कितना आ रहा है बेटा 44, रिमाइंडर कितना आया 3, तो बेटा आयोटा की पावर 47 का आंसर बेटा कितना आ जाएगा रिमाइंडर माइनस आयोटा। इतना आसान है, बताइए कोई दिक्कत। लेकिन बेटा बात ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, 11th क्लास में ऐसे थोड़ी ना दिया गया है, कुछ तो होगा ही ना, अभी इस पे आ रहे हैं। अगर बेटा आपको दी हुई है आयोटा की पावर -37, अब क्या करोगे, हाँ जी अब बेटा पहले इसको लेकर जाओगे डिनोमिनेटर में, आइडेंटिटी तो पड़ी हुई है ना, तो बेटा जब डिनोमिनेटर में लेकर जाओगे तो पावर बेटा क्या आ जाएगी पॉजिटिव। 37 को बेटा आप क्या करोगे डिवाइड करोगे किससे 4 से, 4 9 जा बेटा कितना होता है 36, रिमाइंडर कितना आया बेटा, और जब रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर क्या आता है बेटा माइनस आयोटा, क्या आता है बेटा माइनस आयोटा। अभी देखा ना कहाँ गया रिमाइंडर, सॉरी आयोटा, रिमाइंडर 1 क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो क्या आ रहा है आंसर। बेटा बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ सकते, तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब बेटा ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया आयोटा, नीचे क्या आ गया बेटा -1, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या है, तो बेटा इसका आंसर क्या आया माइनस आयोटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पहले डिनोमिनेटर में ले जाकर पावर पॉजिटिव करेंगे, और फिर उसको बेटा अगर डिनोमिनेटर में -1 आ गया तब तो आंसर -1 ही आ जाता, अगर 1 आ जाता तो 1 ही आ जाता। लेकिन अगर आयोटा या माइनस आयोटा आया तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ये एक्चुअली वही है बेटा। अच्छा चलो मैं ये समझा देता हूँ थोड़ा। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाएगा। बेटा ज़रा देखो, अगर कोई भी एक नेगेटिव नंबर ऐसे दिया हुआ है, अब ये नंबर फिक्स थोड़ी ना है, जैसे कि मान लीजिए वो एग्जांपल में दे दे -3, हर बार -1 थोड़ी ना होगा, -3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई ऐसे x² + p = 0, तो x² की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3, और यहाँ से बेटा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा ±,
ठीक है, तो अंडर रूट में बेटा आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस केस में बेटा आप क्या करेंगे, पहले आप ये समझिए कि अगर कोई भी दो नंबर ए बी अंडर रूट में हो तो उसको क्या मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं? ये बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -1 इंटू ए? कोई दिक्कत? भाई इस -1 के आगे मैंने -1 लगा दिया, बात तो वही है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे -a ही आएगा। अब बेटा मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। तो अलग अलग करके लिखने के लिए बेटा अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में a, बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है, ओ ओ ओ ओ ए। तो बेटा क्या हुआ जरा देखिए, अगर -3 अंडर रूट में दिया हुआ है तो आप आयोटा बाहर निकाल दीजिए और इस नंबर को पॉजिटिव कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर बेटा अंडर रूट में दिया हुआ है -a इंटू, इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है कि अगर अलग अलग लिखे हुए हैं तो आप साथ में लिख दो। हाँ जी, ऑपोजिट भी तो हो सकता है। अगर बेटा वो आपसे ये कह दें अंडर रूट में -a इंटू अंडर रूट में -b, बताइए क्या आंसर आएगा? हाँ, रूट ए भी आएगा। क्या आएगा बेटा? बेटा नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? देखो ज़रा क्यों नहीं आएगा, ज़रा देखिए बेटा। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? आयोटा ए लिख सकता हूँ अंडर रूट में, और इसको भी कैसे लिख सकता हूँ? माइनस आयोटा बी, और आयोटा इंटू आयोटा बेटा क्या होता है? -1। तो बेटा इसका आंसर आएगा अंडर रूट में, ये आयोटा इंटू आयोटा -1 बन गया। क्या बचा? a अंडर रूट में a और अंडर रूट में b, ये बेटा मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब बेटा आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो बेटा माइनस अंडर रूट में a भी आएगा। आपको लगा माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट में a भी। लेकिन बेटा आंसर क्या आएगा? माइनस अंडर रूट में a भी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए बेटा, जैसे दिया हुआ अंडर रूट में -3, तो बेटा माइनस और अंडर रूट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा बेटा? 15। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और माइनस बाहर आ गया। समझ में आ रही बात है नहीं? तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करने वाले हैं। वैसे एक कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस बचा है, बताओ वो भी कराई दूँ क्या? छोटा सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, करा दूँ? ठीक है, लेकिन कुछ आइडेंटिटीज छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये नोट भी करना है, क्योंकि कॉन्जुगेट में कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह भी हैं, इसकी भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हमारे बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे कोई दिक्कत? अभी बेटा इसे छूने की ज़रूरत नहीं घर पे जाकर, ठीक है।
ठीक है। चैप्टर 4 बेटा हम शुरू कर रहे हैं और सभी को समझ में आएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। इसका लेना देना पीछे वाले चैप्टर से नहीं है, तो ये अच्छी बात है। शुरू करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4 एंड चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। चैप्टर 4 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हमारे कोड टॉपिक्स क्या है ज़रा देख लीजिए। कोशिश करेंगे मैक्सिमम कंप्लीट करने की, कुछ रह जाएगा तो देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब होता है बेटा सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसकी रहेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रहेगी, ठीक है। फिर कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे, आइडेंटिटीज़ आएंगी, और फिर बाद में बेटा मॉड्यूलस देखेंगे और कॉन्जुगेट देखेंगे। ये हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से बेटा ज़रा एक बात बताइए मुझे, कई सारी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाली थी 10th क्लास में जिनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इनके बेटा रूट्स कब एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब बेटा इनका डिस्क्रिमिनेंट मतलब के d जिसकी वैल्यू होती थी b² माइनस 4ac क्या हो जाए बेटा, लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्लस में है बेटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप मुझे ये बताइए, क्या कोई दुनिया में ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किया जाए और आंसर क्या आ जाए बेटा, -1? बताइए, नहीं हो सकता ना। तो बेटा अगर मैं इस स्क्वायर को उधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस में। तो बेटा ऐसा दुनिया में एक्चुअल में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर ऐसा हो तब उसकी कैसी कैलकुलेशन होगी, तब हम बेटा बात करेंगे। और ऐसे नंबर्स में जिनका स्क्वायर बेटा क्या आ जाए, -2 आ जाए, जिसका स्क्वायर बेटा क्या आ जाए, -3 आ जाए, तो बेटा स्क्वायर हटाओ उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। बेसिकली जब अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जब आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिखाए गए होंगे 9th 10th क्लास में, तो आपको रैशनल, इर्रेशनल सब सिखाए होंगे, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं सिखाया गया होगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स को बेटा हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0। हम निकालते थे ना टाइप्स ऑफ जीरोज, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जब निकालते थे, फिर हम देते 2 इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती थी बेटा, लेस देन 0, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब जरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात बेटा याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, z से तो इंटीजर्स को डिनोट किया था, लेकिन बेटा वो सारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स थे। यहाँ पर हम एक इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट किया जाता है, जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर सब सीखे ना, वैसे उसके अकॉर्डिंग बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेटा हमेशा ax प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। अब ये आयोटा कौन सी बला आ गया, ज़रा सुनिए, इधर देख लो ज़रा, x की वैल्यू √-1 ये भी आया था हमारा। तो बेटा ये जो √- में -1 वैल्यू है, इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, आयोटा से डिनोट करें, क्योंकि ये बड़ी डरावनी सी वैल्यू है। इसका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हमने एक सिंबल दे दिया और उसका नाम क्या है बेटा, आयोटा। क्या है बेटा, आयोटा। समझ में आ गई बात, यानी ये आयोटा बेटा ऐसे नहीं बनाया जाएगा, ये कैसे बनाया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। ऊपर से लाइन लाए और हल्की सी ऐसे बेंड कर दी, ठीक है। अब बेटा ज़रा देखिए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, यहां पर बेटा 2 पार्ट्स हैं जिसके साथ में आयोटा लगा रहेगा,
इसको बेटा हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी पार्ट। और जो बेटा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा रहेगा वो क्या होगा? रियल पार्ट। समझ में आ गई बात या नहीं? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया 3 + 4 आयोटा। अब ये आयोटा पहले लगाओ या बाद में लगाओ उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ये बेटा एक आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, जैसे अभी हमने पीछे देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरीके से ये बेटा क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बेटा वो आपसे पूछेंगे रियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल वैल्यू मतलब रियल पार्ट। रियल पार्ट बेटा यहाँ पे क्या है? 3। वो आपसे पूछेंगे बेटा क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 4। आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा? 4 लिखेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? तो जो B है वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए, क्लियर हो गई बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा? अब बेटा हम इसका देखेंगे अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रा का बेटा मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसकी देखने वाले हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देखने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बेटा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए बेटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं Z1 से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं Z2 से डिनोट करूँगा। ठीक है, पहला बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको A1 + आयोटा B1, और जो दूसरा है बेटा A2 + आयोटा B2। पहली इक्वेशन है तो 1 1 1 से डिनोट कर दिया, सेकंड इक्वेशन है तो 2 2 2 से डिनोट कर दिया। बेटा इनकी एडिशन कैसे होगी जरा देखिए। इनकी एडिशन मतलब Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू बेटा कितनी है जरा देखिए? A1 + आयोटा B1 प्लस Z2 की बेटा क्या वैल्यू है? A2 + आयोटा B2। ठीक है, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? A1 + A2। और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो ये दोनों आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे, मतलब आयोटा B1 आयोटा B2। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या आपको? यहाँ पर आयोटा कॉमन है तो Z1 + Z2 = क्या आ गया? A1 + A2। यहाँ से बेटा आयोटा कॉमन आ सकता है तो आयोटा ले लीजिए कॉमन, क्या बचा? B1 + B2। तो ये है बेटा एडिशन ऑफ 2 अलजेब्रा। तो बेसिकली इससे हमें क्या आउटपुट मिला कि अगर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो रियल पार्ट को बेटा रियल पार्ट में ऐड कर दीजिए। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दीजिए। ठीक है, और साथ में क्या लगा दीजिए? आयोटा। समझ में आ गई बातें नहीं? एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि मैंने बेटा पहला नंबर लिया 3 + आयोटा 4 या 4 आयोटा जो भी लिखना चाहें, 5 + आयोटा 7। वैसे मेनली आपको बेटा पहले लिखा हुआ मिलेगा बट इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 आयोटा और 7 आयोटा। आपको इन दोनों के बेटा क्या करनी है? एडिशन करनी है। कैसे करोगे? दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर दीजिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दीजिए। ये हो गई बेटा इनकी एडिशन। बताइए कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ लॉज हैं बेटा एडिशन के केस में, कुछ लॉज हैं। पहला लॉ क्या है बेटा? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है पता है आपको? जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बेटा ऐड करोगे तो आंसर हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ऐसा नहीं कि रियल नंबर आ जाए। ठीक है, कभी भी आप ऐड करके देख लीजिए। अभी देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि Z1 अभी हमने लिया था 3 + 4 आयोटा और Z2 लिया था हमने 5 + 7 आयोटा। तो जब मैंने इनको ऐड किया था तो क्या आया था? 8 + 11 आयोटा। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें आयोटा लगा हुआ है तो ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? इमेजिनरी नंबर, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्लोजर लॉ है। ठीक है, दूसरा है बेटा क्या आपका? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बेटा क्या होता है? अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं
या बेटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं, आंसर पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने देखा है 2 + 3 कितना होता है बेटा 5, और 3 + 2 भी कितना होता है 5। तो बेटा नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्लोजर कॉम्यूटेटिव होते हैं। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होते हैं बेटा, कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्या एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है? हाँ जी, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है या क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा देखिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ बेटा क्या कहता है, अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2 एंड Z3, तो इनकी एडिशन बेटा किसी भी ऑर्डर में की जा सकती है। किसी भी ऑर्डर में जाने का मतलब आप क्या कीजिए, फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लीजिए, बाद में थर्ड ऐड कीजिए, या फिर बेटा सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर दीजिए, बाद में फर्स्ट को ऐड कीजिए। बेटा एडिशन पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं, और इसी लॉ को हम बेटा क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर हो रही बात है? नेक्स्ट देख लीजिए बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप मुझे ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि आंसर पे कुछ भी फर्क ना पड़े। हाँ जी बताओ ज़रा, कोई भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर पे कुछ भी फर्क ना पड़े? बेटा 0, या फिर बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड कर दूं, तब भी आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करो या 0 में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, आंसर पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसी को बेटा तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जरा देखिए, यहां पर बेटा रियल पार्ट भी क्या होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या रहेगा बेटा 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इसमें ऐड करोगे तो आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा ध्यान कहाँ है आपका, कहाँ है उदास हो भैया, कभी हंस भी लिया करो। हाँ पूछो, इससे रिलेटेड है तो पूछना। हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी, वही तो मैंने शुरू में सबसे पहले वही एग्जांपल लिया। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं दुनिया में, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बेटा आप मुझे ये बताइए कि मैंने एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है a + i b, मैं एक और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं जिसमें बेटा a भी क्या हो नेगेटिव और b भी क्या हो नेगेटिव, तो बेटा क्या यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ? जब आप माइनस कॉमन लोगे तो बेटा क्या होगा, a + i b आएगा या नहीं आएगा? और ये तो बेटा क्या है, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है बेटा, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक्चुअली किसके इक्वल है, माइनस ऑफ दिस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया जाए तो बेटा क्या आता है, 0 आता है। या बेटा किसी भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका पॉजिटिव ऐड कर दिया जाए तब भी क्या आता है, 0। तो बेटा z का एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा, -z, उसका नेगेटिव। समझ में आ गई बात या नहीं? किसी एग्जाम्पल की जरूरत है तो बता सकते हो सर इसका एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, बस चीजें माइंड में आपको रखनी है। अब बेटा हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस का मतलब होता है बेटा माइनस करके देखना। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4 i, और दूसरा बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 7 i, और उन्होंने कहा भाई इन दोनों का आप क्या बताइए, माइनस करके बताइए। तो बेटा पहले ये आ जाएगा 3 + 4 i - 2 + 7 i। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बेटा ध्यान दो, इधर नया टॉपिक है, कोई भी चीज़ माइंड से निकलनी नहीं चाहिए। ओपन कीजिए बेटा इस ब्रैकेट को, 3 + 4 i - 2 - 7 i। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया है कि रियल पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बेटा z1 - z2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 - 3 i। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से बेटा आप डिफरेंस निकालते हैं।
आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अब यहाँ पर, ज़रा ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे आप। बेटा Z1 मैंने ले लिया क्या, A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 बेटा मैंने क्या ले लिया, A2 प्लस आयोटा B2। जैसे ये नंबर्स लिए थे अब मैंने इसकी फॉर्म में ले लिए, कोई दिक्कत। अब बेटा इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, Z1 माइनस Z2। तो बेटा रियल पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आयोटा यहाँ पे क्या किया जा सकता है बेटा, कॉमन लिया जा सकता है, और क्या बचेगा, B1 माइनस B2। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है इसमें कि ये कैसे आ गया भाई, तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो रही बात या नहीं आपको, पक्का। इस तरीके से रियल पार्ट में रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। डोंट फॉरगेट टू पुट आयोटा देयर, ठीक है। अच्छा, ये भाई कॉम्यूटेटिव लॉ ज़रा देख लो, सॉरी कौन सा लॉ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बेटा नेक्स्ट पे देखेंगे। डिफरेंस में बेटा ये आपको पता ही है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, एसोसिएटिव नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होते। क्यों नहीं होते, एग्जाम्पल दूँ क्या भाई, इधर देखो ज़रा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई। 2 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस 5, क्योंकि ये वाला नंबर बेटा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर आप इसको उल्टा करके ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आंसर सेम नहीं आएगा। एडिशन के केस में ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, लेकिन बेटा सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब एक सेकंड के लिए बेटा नज़र इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन ज़रा देखिए। मैंने क्या किया, पहला बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 विच इज A1 प्लस आयोटा B1, एंड दूसरा बेटा मैंने लिया A2 प्लस आयोटा B2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। मुझे इन दोनों को बेटा क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कैसे होगा, पहला नंबर बेटा क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 इनटू दूसरा नंबर बेटा क्या है, A2 प्लस आयोटा B2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, वरना मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। Z1 Z2, A1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में क्या है बेटा, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है बेटा, आयोटा B1 और साथ में क्या आएगा बेटा, A2 प्लस, ठीक है। एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको बेटा अभी कराता हूँ मैं। एक बात बताओ बेटा, आयोटा की वैल्यू अभी मैंने आपको क्या बताई, अंडर रूट में -1। अगर बेटा मैं आयोटा इंटू आयोटा कर दूँ तो बेटा ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी बेटा, और बता, आपको पता ही है बेटा, √2 इंटू √2 आपको क्या देता था, 2 देता था या नहीं देता था। वैसे ही अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 आपको क्या देगा बेटा, -1। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, ठीक है। या फिर बेटा आप आयोटा का स्क्वायर करो तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाली है इसलिए मैंने बता दी। अभी हम देखेंगे पूरा टॉपिक पावर ऑफ आयोटा के केस में, ठीक है। अब ज़रा देखिए, Z1 Z2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस इसको इससे करोगे तो A1 B2, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, आयोटा आ गया, और साथ में क्या आएगा, A2 B1। इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आयोटा इंटू आयोटा आपको क्या दे देगा, -1, और -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, B1 B2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। आयोटा इंटू आयोटा क्या आ गया बेटा, -1, ठीक है। बचा क्या, B1 और B2। आ जाओ, Z1 Z2, बेटा ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। कैसे पता चला, क्योंकि आयोटा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, A1 A2 माइनस B1 B2, और फिर बेटा क्या है, ज़रा देखो, इन दोनों में आयोटा है प्लस, आयोटा बेटा कॉमन है, क्या बचा, A1 B2 प्लस A2 B1।
ये है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर बेटा ये आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। अगर याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हो। जरा ध्यान दो कितना इजी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। Z1 Z2 आएगा ना, तो A1 A2, फिर माइनस याद रखिए। मल्टीप्लीकेशन में रियल नंबर्स में क्या आता है, रियल पार्ट में क्या आता है बेटा, बीच में माइनस आता है। A1 A2 माइनस B1 B2 सेम है बिल्कुल या नहीं है, पहले A1 A2 फिर B1 B2 प्लस आयोटा आएगा, यहां पर बेटा उल्टा हो जाता है, A1 B2 प्लस A2 B1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब बेटा सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजर। ऑब्वियसली अभी आपने जब मल्टीप्लाई किया टू नंबर्स को तो बेटा आपको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला या नहीं मिला। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। आपने सुना होगा ना, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा ये क्या होते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन में थे क्या, सब्ट्रैक्शन में भी थे। सब्ट्रैक्शन में हो भी सकता है कि ना हो, क्यों, क्योंकि आयोटा से आयोटा वाला पार्ट कट भी सकता है, समझ गए ना, तो वहां पे कंपलसरी नहीं है। दूसरा बेटा क्या है, जरा देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ। बेटा मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी नहीं करेगा। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे नंबर अभी हमने किया है Z1 इंटू Z2 किया ना, आप बेटा घर पे जाकर Z2 इंटू Z1 कर लेना, आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद बेटा एसोसिएटिव। बेटा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए आप, Z1 Z2 और Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। कैसे बेटा, पहले वाले को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बाद में बेटा आप क्या कीजिए, फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में थर्ड को। मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी ऑर्डर में पहले कोई भी 2 नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में थर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के केस में आंसर क्या रहने वाला है, सेम। क्या इसके एग्जाम्पल की ज़रूरत है भाई, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको भाई किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई कर लो, करके दिखा देता हूँ मैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, पहले क्या आएगा 12, और अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, बाद में क्या रह जाएगा 4। बेटा 12 2 सा कितना होता है 24, और 6 4 सा भी कितना होता है 24। मल्टीप्लीकेशन में बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा कौन सी होती है, ऐसा ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो बेटा यही सेम नंबर आ जाएगा। तो 1 इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरा देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मुझे नहीं पता, मैंने अभी ऐड किया नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटिव याद करा देना, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव भी कराना है इसका, ठीक है। देखता हूँ मैं, रुक जाओ जरा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इतना आसान नहीं है। जरा देखिए बेटा, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, बताओ जरा, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/3 से, 1/3 से करना पड़ेगा, या फिर मैं यूं कह दूं कि 3 इंटू 3 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब 3 को अगर उसके इनवर्स पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा बेटा, z को 1/z से, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर से, या फिर हम ये कह दें z इंटू जेड की पावर -1 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1। सो what is the multiplicative inverse, multiplication of complex number is z raised to power -1, ठीक है। लेकिन ये बेटा इनवर्स कैसे निकालोगे, ये है क्या, इसको बेटा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जो इतना आसान सिंपल सा लग रहा है वो देखो कितना भयंकर हो जाएगा।
बेटा z इनवर्स क्या होगा 1/z। हाँ जी भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। बेटा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं 1 प्लस आयोटा बी। बेटा 9th क्लास से आपको एक चीज सिखाई गई होगी, रैशनलाइजेशन। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ना चाहिए। और बेटा आयोटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में -1। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में बेटा क्या है? अंडर रूट है। तो यहां पर भी आप डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ोगे, यहां पर भी नहीं छोड़ोगे, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रैशनलाइज करोगे, चाहे सिर्फ 1 आयोटा ही क्यों ना लिखा हुआ हो। समझ में आ गई बात या नहीं? अब बेटा रैशनलाइजेशन आई होप कि सारे बच्चों को याद होगी। बेटा 1/1 प्लस आयोटा आपको बताया गया था कि बेटा इसी नंबर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस आयोटा बी। बेटा यहाँ पर देखियो ज़रा, आइडेंटिटी लग रही है कौन सी? a प्लस बी a माइनस बी। क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो a माइनस आयोटा बी ओवर, यहाँ पर a का स्क्वायर विल बी एज इट इज। देखो आयोटा का जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आ रहा था? -1। और -1 जब यहाँ पर आएगा तो बेटा क्या आ जाएगा? प्लस। बेटा याद रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को अलग लिखा जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग लिखा जाएगा, कभी भी साथ में नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर भी बेटा अलग करने का तरीका क्या है ज़रा देख लीजिए। बेटा ये डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दो। तो बेटा किसी भी नंबर का अगर आपको इन्वर्स करना है तो आप क्या कीजिए? a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b ओवर आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला याद रखना किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए, वरना आपको हर बार इतनी लंबी बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहते। चीज़ें नहीं है बेटा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। 10th क्लास में सारी वो चीज़ें आ रही थी जो आपने आज तक पढ़ी थी, अब वो चीज़ें आ रही जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं, तो आपको लिख लिख कर बेटा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाना है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन बचाना चाहते हो तो फॉर्मूला याद कर लो, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा कैलकुलेशन आपको करा दी गई है, कैसे करनी है वो आप बताएंगे। देखो एग्जाम्पल देखिए ज़रा, जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 + 2 आयोटा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ a की वैल्यू तो बेटा कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 2। क्वेश्चन ये भी आ सकता है a और b की वैल्यू बताइए, या रियल पार्ट बताइए और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो a की वैल्यू बेटा 3 और b की वैल्यू 2 है। इसका बेटा मुझे क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। क्या निकालना बेटा? इनवर्स। कैसे निकलेगा? a ऊपर लिख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3। फॉर्मूला देखो ना सामने, a की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी मतलब 3 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा बेटा आयोटा, और b की वैल्यू कितनी है बेटा ज़रा देखिए 2। नीचे क्या आएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, आंसर बहुत आसान है। इधर देखिए ज़रा 3 ओवर 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या है बेटा 4। आंसर कितना आ गया 13 माइनस यहाँ पर 2 आयोटा ओवर 13। बस इतना आसान है बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये है बेटा इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। वो आपको क्वेश्चन दे देंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, तो बेटा फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा फिर रैशनलाइजेशन याद रखना। समझ में आ गई बात या नहीं? आगे बढ़े। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आई होप कि सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छे से याद है। मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z और यहाँ पे लिया z2 प्लस z3, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा क्या होता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा ये एडिशन में भी एप्लीकेबल है और सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है, अनटिल एंड अनलेस इसका ऑर्डर चेंज ना किया जाए। ऐसा नहीं कि इसको उल्टा चेंज करके लिख दिया। अगर ऑर्डर सेम है तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और अगर माइनस है तो अच्छा 3 है बेटा यहाँ पे z3। बताइए कोई दिक्कत? और इसका बेटा दूसरा क्या था और कौन सा था, कोई बचा?
ठीक है, यही एक से ही काम चल जाएगा, और तो कुछ है नहीं, है ना। वो दूसरा एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो। ये बेटा आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्चुअली दो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो है ही मल्टीप्लिकेशन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैंने दोनों साथ में लिख दिए हैं, ठीक है, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। अगर बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दोगे, अगर बीच में माइनस है तो फिर माइनस का साइन लगा दोगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये आगे बढ़ते हैं बेटा और निकालते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी आपको क्या करनी है, डिवीजन निकालनी है। ज़रा देखिए, मान लीजिए बेटा Z1 क्या है, A1 आयोटा B1, और दूसरा बेटा क्या है, दूसरा क्या है बेटा A2 प्लस आयोटा B2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इनकी बेटा हमें क्या निकालनी है, डिवीजन निकालनी है। ठीक है, आपको बहुत टफ लग रहा होगा ना भाई, इसको इससे डिवाइड करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। देखो ज़रा, सुनिए ज़रा, Z1 ओवर Z2 ऐसे तो डिवाइड करोगे, और ये एक्चुअली क्या है, Z1 इंटू Z12 का इनवर्स, और इनवर्स हमने सीख लिया है। देखो ज़रा, ये तो आ गया बिल्कुल एज इट इज, और यहां पर बेटा क्या लग जाएगा, फॉर्मूला। अभी तो हमने सीखा था A2 ओवर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, फिर बेटा बीच में क्या था, माइनस, फिर B2 आयोटा ओवर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का। ये है बेटा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये तो बेटा बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, और इसका इनवर्स का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो ये बेटा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप ऐसे याद रखेंगे, और अगर बेटा आपको याद नहीं है फिर आपको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात या नहीं? यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्लोजर भी नहीं रहेगा, ज़रूरी नहीं क्लोजर हो, क्योंकि अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होंगे, और एसोसिएटिव वगैरह वो सब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बेटा हम देखेंगे पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा का बेटा बहुत बड़ा रोल है इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो ज़रा, सबसे पहले बेटा शुरुआत करते हैं आयोटा की पावर 1, इसकी वैल्यू तो हमने देख ही ली, -1। आयोटा की पावर 2 का बेटा क्या मतलब है, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा का मतलब है बेटा -1 इंटू अंडर रूट -1 विच इज -1। अगर आयोटा की पावर बेटा 3 है तो क्या मैं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ? हाँ जी, ब्रेक करके, कोई दिक्कत? बेटा आयोटा का स्क्वायर अब हम निकाल चुके हैं, और इसका मतलब आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस आयोटा। और हमें दोबारा से रूट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आयोटा लगाया ही इसीलिए है कि हमें रूट में ना लिखना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर बेटा आयोटा की पावर क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमें पता है -1, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है -1, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1। अब ज़रा देखिए, ये वैल्यूज़ हर बार क्या आई हैं, अलग अलग आई हैं। बेटा पहले क्या आया, बेसिकली आयोटा ही आ गया, फिर क्या आया, -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1 आया। अब देखिए ज़रा, आयोटा की पावर 5, इसको बेटा कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 का मतलब बेटा हमें ऑलरेडी पता है, आंसर क्या आएगा बेटा, आयोटा। अब रिपीट होनी शुरू हो गई, देख लो बेटा, आयोटा की पावर बेटा 6 कैसे लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4 का मतलब बेटा 1 होता है, और आयोटा की पावर 2 का मतलब बेटा क्या है, -1। आंसर क्या आएगा बेटा, -1। अब बेटा वैल्यूज देखो दोबारा से, आयोटा -1, फिर माइनस आयोटा, फिर अगर बेटा आयोटा की पावर उन्होंने दे दी 24, अब क्या करोगे? क्या ऐसे ही करते रहोगे, परेशान हो जाओगे ना? तो बेटा सिंपली आप क्या करेंगे, ज़रा देखिए, आपको ये जो पावर दी हुई है इसको 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से। 4 से बेटा डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 6 24। आंसर क्या आएगा बेटा, 0। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है
तो बेटा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेटा इफ, फर्स्ट पार्ट जरा देखो, ऑन डिवाइडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा बाय 4 से डिवाइड करने के बाद बेटा क्या होगा, अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए इज 0, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा, सॉरी 1, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, 1 आ जाए, तो बेटा आंसर क्या आ जाता है, अगर रिमाइंडर, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखो जरा, पावर क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आयोटा। अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर इज 2, तो बेटा आंसर क्या आएगा, -1। अगर बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर इज 3, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। अगर रिमाइंडर 4 आ जाए बेटा, तो हाँ जी, रिमाइंडर 4 आ जाए तो क्या आएगा, अरे 4 आ ही नहीं सकता बेटा, डिवाइड ही किससे कर रहे हैं, 4 से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 4 से कम रहेगा, 0 रहेगा या 4 से कम रहेगा। रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं आ सकता, क्योंकि फिर तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जो भी आपको पावर दी हुई है उसको डिवाइड कीजिए 4 से और आपका आंसर आ जाएगा। ज़रा देखिए, जैसे कि मैंने दे दिया आयोटा की पावर 32, अब कंफ्यूज क्या करें बेटा, कुछ नहीं, पावर को डिवाइड कर लीजिए, किससे, 4 से, कितना आ जाएगा बेटा, 4 8 जा 32 आ गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, 0, आंसर क्या होगा, 1। अगर बेटा कोई आपसे पूछे 47 लिखी हुई है आयोटा की पावर, तो बेटा कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर लो किससे, 4 से, कितना आ जाएगा बेटा, 4 12 जा, नहीं 4 3 11 जा, 11 जा कितना आ रहा है बेटा, 44, रिमाइंडर कितना आया, 3, तो बेटा आयोटा की पावर 47 का आंसर बेटा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर माइनस आयोटा। इतना आसान है, बताइए कोई दिक्कत? लेकिन बेटा बात ऐसे ही थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, 11th क्लास में ऐसे ही थोड़ी ना दिया गया है, कुछ तो हो गई ना, अभी इस पे आ रहे हैं। अगर बेटा आपको दी हुई है आयोटा की पावर -37, अब क्या करोगे, हाँ जी, अब बेटा पहले इसको लेकर जाओगे डिनोमिनेटर में, आइडेंटिटी तो पड़ी हुई है ना, तो बेटा जब डिनोमिनेटर में लेकर जाओगे तो पावर बेटा क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। 37 को बेटा आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 4 से, 4 9 जा बेटा कितना होता है, 36, रिमाइंडर कितना आया बेटा, और जब रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर क्या आता है बेटा, माइनस आयोटा। क्या आता है बेटा, माइनस आयोटा। अभी देखा ना, कहाँ गया रिमाइंडर, सॉरी आयोटा, रिमाइंडर 1 क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो क्या आ रहा है आंसर बेटा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्यों नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ सकते, तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब बेटा ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया आयोटा, नीचे क्या आ गया बेटा, -1, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या है, तो बेटा इसका आंसर क्या आया, माइनस आयोटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पहले डिनोमिनेटर में ले जाकर पावर पॉजिटिव करेंगे, और फिर उसको बेटा अगर डिनोमिनेटर में -1 आ गया तो आंसर -1 ही आ जाता, अगर 1 आ जाता तो 1 ही आ जाता। लेकिन अगर आयोटा या माइनस आयोटा आया तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ये एक्चुअली वही है बेटा। अच्छा चलो मैं ये समझा देता हूँ थोड़ा। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा, ज़रा देखो, अगर कोई भी एक नेगेटिव नंबर ऐसे दिया हुआ है, अब ये नंबर फिक्स थोड़ी ना है,
जैसे कि मान लीजिए वो एग्जांपल में दे दे -3, हर बार -1 थोड़ी ना होगा, -3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई ऐसे x² + 3 = 0, तो x² की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3, और यहाँ से बेटा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है, तो अंडर रूट में बेटा आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस केस में बेटा आप क्या करेंगे, पहले आप ये समझिए कि अगर कोई भी दो नंबर ए बी अंडर रूट में हो तो उसको क्या मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ? ये बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 × a? कोई दिक्कत? भाई इस -1 के आगे मैंने -1 लगा दिया, बात तो वही है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे -a ही आएगा। अब बेटा मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो अलग अलग करके लिखने के लिए बेटा अंडर रूट में -1 × अंडर रूट में a, बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है, ओ ए। तो बेटा क्या हुआ ज़रा देखिए, अगर -3 अंडर रूट में दिया हुआ है तो आप आयोटा बाहर निकाल दीजिए और इस नंबर को पॉजिटिव कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर बेटा अंडर रूट में दिया हुआ है -a × इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है कि अगर अलग अलग लिखे हुए तो आप साथ में लिख दो। हाँ जी, ऑपोजिट भी तो हो सकता है। अगर बेटा वो आपसे ये कह दें अंडर रूट में -a × अंडर रूट में -b, बताइए क्या आंसर आएगा? हाँ, √ab आएगा। क्या आएगा बेटा? बेटा नहीं आएगा ये। क्यों नहीं आएगा? देखो ज़रा, क्यों नहीं आएगा ज़रा देखिए। बेटा इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? आयोटा a लिख सकता हूँ अंडर रूट में, और इसको भी कैसे लिख सकता हूँ? -iota b, और आयोटा × आयोटा बेटा क्या होता है? -1। तो बेटा इसका आंसर आएगा अंडर रूट में, ये आयोटा × आयोटा -1 बन गया। क्या बचा? a, अंडर रूट में a और अंडर रूट में b, ये बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब बेटा आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो बेटा अंडर रूट में ab आएगा। आपको लगा माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट में ab। लेकिन बेटा आंसर क्या आएगा? अंडर रूट में ab। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए बेटा, जैसे दिया हुआ अंडर रूट में -3, तो बेटा माइनस और अंडर रूट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा बेटा? 15। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और माइनस बाहर आ गया। समझ में आ रही बात है नहीं? तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करने वाले हैं। वैसे एक कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस बचा है, बताओ वो भी कराई दूँ क्या? छोटा सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, करा दूँ? ठीक है, लेकिन कुछ आइडेंटिटीज छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये नोट भी करना है, क्योंकि कॉन्जुगेट में कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह भी हैं, इसकी भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हमारे बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।